नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक आपराधिक मामले में कुछ आरोपियों के साथ आंशिक समझौते की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जहां एक से अधिक आरोपी हैं। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित शिकायतकर्ता आपराधिक न्याय प्रणाली का चालक नहीं बनता है, टुकड़ों में समझौता करने के माध्यम से न्यायालयों को किसी भी टुकड़ों में निपटान स्वीकार नहीं करने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें टुकड़ों में निपटान को खारिज करने की आवश्यकता होती है, न ही उन्हें अपराध की संरचना के लिए टुकड़ों में आदेश देने की आवश्यकता होती है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक आपराधिक मामले में कुछ आरोपियों के साथ आंशिक समझौते की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जहां एक से अधिक आरोपी हैं। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित शिकायतकर्ता आपराधिक न्याय प्रणाली का चालक नहीं बनता है, टुकड़ों में समझौता करने के माध्यम से न्यायालयों को किसी भी टुकड़ों में निपटान स्वीकार नहीं करने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें टुकड़ों में निपटान को खारिज करने की आवश्यकता होती है, न ही उन्हें अपराध की संरचना के लिए टुकड़ों में आदेश देने की आवश्यकता होती है। ये देखते हुए कि इस मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, एक एकल न्यायाधीश ने इस सवाल को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था कि क्या आंशिक समझौता एफआईआर को रद्द करने का आधार बनता है। एकल न्यायाधीश ने चिंता व्यक्त की थी कि आंशिक समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को आंशिक रूप से रद्द करने से पीड़ित की स्थिति को एक हितधारक से बढ़ाकर आपराधिक न्याय प्रणाली के चालक के रूप में किया जा सकता है। पहले प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता या पीड़ित और कुछ अभियुक्तों के बीच एक टुकड़ा समझौता सीआरपीसी की धारा 223 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से आरोपित किया जा सकता है के जनादेश के विपरीत होगा, जिसे अब बीएनएसएस की धारा 246 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। न्यायालय ने संघर्षों और बीमार स्थिति पर प्रकाश डाला, जो मामले में आंशिक समझौते के परिणामस्वरूप हो सकता है। खंडपीठ ने परोक्ष दायित्व के मामलों का उदाहरण दिया और कहा कि यदि मामले को मुख्य अपराधी के साथ समझौता किया जाता है तो अपराध में सहायक या केवल सबूत नष्ट करने वालों को मुकदमे का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अदालत ने आगे कहा कि जिन आरोपियों के साथ समझौता नहीं किया गया था, वे ये तर्क दे सकते हैं कि मुकदमा केवल उन्हें परेशान करने और अपमानित करने के लिए शुरू किया गया था। कोर्ट ने कहा, स्वाभाविक रूप से अभियुक्तों के खिलाफ शुरू की गई मुकदमे की कार्यवाही, जिन्हें समझौते में शामिल होने के लिए छोड़ दिया गया है, अंततः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, बल्कि उक्त कार्यवाही केवल उक्त अभियुक्त को परेशान और अपमानित करने के लिए संभावित है। खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय को टुकड़ों में भोजन के समझौते को स्वीकार करने में आत्मसंयम का प्रयोग करना चाहिए। बार एसोसिएशन केकेडी की कार्यकारिणी द्वारा विगत दिनों चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। चाय की होटल व कैंटीन में भी प्रत्याशियों ने जेब ढीली करना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं को रिझाने हेतु उनके चेंबर व उनके घर जाकर संपर्क करना चालू कर दिया। शनिवार को बार एसोसिएशन के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भंवर सिंह राठौड़ एवं नवल किशोर पारीक सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय एवं दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2024-25 का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया, जिसके अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 30 नवंबर 2024 को किया जाएगा, जिसके उपरांत नामांकन दिनांक 2 दिसंबर 2024 से दिनांक 5 दिसंबर 2024 तक होगा, जिसके उपरांत नामांकन पत्रों की जांच होकर दिनांक 6 दिसंबर 2024 को नामांकन वापस लेने की तारीख नियत की गई है, जिसके उपरांत दिनांक 13 दिसंबर 2024 को मतदान होगा तथा उसी दिन मतदान के उपरांत परिणाम घोषित किया जाएगा। बार एसोसिएशन के चुनाव में मुख्य रूप से रेगुलर प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं को ही मतदाता सूची में शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही निर्वाचन अधिकारी राठौड़ व पारीक ने कहा कि आचार संहिता सहित बार कौंसिल द्वारा दी गई गाइडलाइंस की पालना करवाते हुए निष्पक्ष मतदान करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी।
नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ बार एसोसिएशन केकड़ी के कार्यालय में। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी दोनों यहाँ विराजमान हैं। भंवर सिंह जी राठौड़ अभी चुनाव की पूरी रूपरेखा संभाल के बैठे हुए हैं, उनका साथ दे रहे हैं नवल किशोर जी पारिक साहब। आने वाली 13 दिसंबर को यहाँ पर बार एसोसिएशन को चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ ही नहीं, पूरे राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश से पूरे राजस्थान में 13 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ केकड़ी में भी चुनाव की प्रक्रिया निष्पादित की जा रही है, संपादित की जा रही है। और उस चुनाव की निष्पक्षता को देखते हुए यहाँ के जो हमारे सबसे जो वरिष्ठ अधिवक्ता, जो पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यहाँ लोक अभियोग भी रह चुके हैं, भंवर सिंह जी ने कमान संभाल रखी है और पारिक साहब का साथ दे रहे हैं। तो मैं आपकी बात करवा रहा हूँ, दोनों निर्वाचन अधिकारी महोदय से बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव करवाए जाएंगे, क्या इनकी विशेष तैयारियाँ हैं और क्या विशेष कार्य करने जा रहे हैं। बताइए सर। बार एसोसिएशन केकड़ी के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की घोषणा के मुताबिक हमारे को निर्वाचन अधिकारी बनाया है। निर्वाचन अधिकारी के नाते मैंने इलेक्शन का शेड्यूल बना के किस तारीख को फॉर्म भरने हैं, किस तारीख को उठाना है, किस तारीख को है, आज पूरी रूपरेखा बना के बार एसोसिएशन के ग्रुप में हमने डाल दी है। विशेष क्या रहेगा आपके चुनाव में? विशेष ये रहेगा कि जो सदस्यों की सूची जो बनेगी वोटर्स की, वो जो रेगुलर प्रैक्टिस है उन्हीं को हम प्रत्यक्ष की सूची में, मतदाता की सूची में। धन्यवाद। आप बताएं। मुख्य रूप से जो राजस्थान उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो जैसे जो निर्णय हुए उन्हीं की अनुपालना में दिनांक 13/12/2024 को बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने हैं। और हमारा पूरा ध्येय है कि निष्पक्ष चुनाव हो और जो रेगुलर जो प्रैक्टिशनर हैं उन्हीं को हम मतदाता सूची में नाम जोड़ने का प्रयास रहेगा। ये जो रूल्स बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के द्वारा जो जारी किए, उन रूल्स की पालना के बारे में क्या कहना रहेगा आपका? पिछली बार भी हमने जो चुनाव हुए थे वो उसी के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए थे और उन्हीं बार काउंसिल के गाइडलाइन के अनुरूप ही चुनाव करवाए जाएंगे। एक जो बार बार ये देखने को मिली है आपके यहाँ पर, विशेष तौर पे आपके यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका कुछ उच्चतम चार्ज रखा जाए ताकि हर कोई व्यक्ति आकर के जो फार्म भर देता है और जो हंसी मजाक बनाता है, उसके संबंध में भी आपको कुछ विशेष आपने इस संदर्भ में हमने जो अध्यक्ष के फार्म है उसके लिए हमने 1100 रुपये शुल्क रखा है और जो उपाध्यक्ष महासचिव के पद के हेतु 500 रुपये और जो अन्य पोस्ट है उनके लिए 300 रुपये शुल्क रखा गया है। चलिए, धन्यवाद। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की बार एसोसिएशन के चुनाव करवाने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने वाली चुनाव संचालन समिति के राजेश कर्नल, राजीव शर्मा व गजेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में रविवार को भी अधिवक्ताओं के शपथ पत्र ग्रहण किए गए। इस दौरान रविवार को करीब 200 अधिवक्ताओं ने सतीश चंद्र सभागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किए और वोट देने के लिए अधिकृत फोटो पर्ची प्राप्त की। वहीं इस मौके पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने अपनी टेबल लगाकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं की मदद करने के साथ साथ अपना व अपने प्रत्याशी का प्रचार भी किया। वहीं चाय की होटल व कैंटीन पर भी प्रत्याशी व उनके समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। इसी बीच चुनाव संचालन समिति के निर्वाचन अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने आचार संहिता का हवाला देते हुए प्रत्याशियों के होर्डिंग्स व बैनर हटाने के निर्देश दिए, जिनकी पालना में कई दिनों से लगे हुए होर्डिंग्स व बैनर हटाए गए। वहीं चुनाव संचालन समिति के चुनाव अधिकारी राजेश कर्नल ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी हमें मिली है, हम उसका ईमानदारी व निष्ठा पूर्वक निर्वहन करेंगे। इस मौके पर चुनाव अधिकारी राजीव शर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुविधा का ध्यान रखना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसलिए हमने शनिवार व रविवार को भी अधिवक्ता साथियों से शपथ पत्र ग्रहण किए। इस दौरान हमारी टीम के साथी मौजूद रहे। वहीं निर्वाचन अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि 20 नवंबर तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा 20 नवंबर को शाम 5:30 बजे शपथ पत्र प्राप्त करने वाले सदस्यों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 21 व 22 नवंबर को शपथ पत्रों के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है तथा शपथ पत्र वापस लिया जा सकता है। 25 नवंबर शाम को शपथ पत्र देने वालों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सदस्यता शुल्क जमा करवाने की तिथि 12 नवंबर से 25 नवंबर है। मतदाता सूची का प्रकाशन 26 नवंबर को किया जाएगा। 27 नवंबर शाम 4 बजे तक मतदाता सूची पर आपत्ति प्राप्त की जा सकती है तथा उसी दिन शाम को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
29 नवंबर से 5 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक नामांकन भरा जाएगा तथा 6 दिसंबर को नामांकन पत्र वापस लिया जा सकेगा। 7 दिसंबर को प्रत्याशी को बैलेट क्रमांक दिया जाकर उनका प्रकाशन किया जाएगा। 13 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा तथा 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे से मतगणना प्रारंभ होकर उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। रविवार को चुनाव संचालन समिति के निर्वाचन अधिकारी राजीव शर्मा, राजेश कर्नल, गजेंद्र सिंह राठौड़ सहित पदाधिकारी मनोज आहूजा, योगेश पुजारी, भूपेंद्र शर्मा, अभिषेक सरोलिया, पुनीत सिंघवी, गौरव शर्मा, हनुमंत सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता साथियों का सहयोग करते हुए व्यवस्था बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। सुरेश कासलीवाल एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार और संपादक हैं। मेटा द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार कासलीवाल वर्तमान में दैनिक भास्कर अजमेर के सैटेलाइट एडिटर है और ब्यावर, किशनगढ़ व केकड़ी एडिशन के इंचार्ज है। ऊर्जावान एवं दबंग पत्रकार के रूप में कासलीवाल दैनिक भास्कर में ग्रेट चैंपियन, 2 नेशनल अवार्ड, 2 बार सरपंच के रूप में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में योगदान पर नेशनल अवार्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी रेनमेकर की उपाधि से नवाजे गए, पल्स पोलियो में भी सरकार से अवार्ड प्राप्त किया। सुरेश कासलीवाल पिछले 27 वर्षों से लगातार दैनिक भास्कर में वरिष्ठ पत्रकार है। 15 साल तक ग्राम पंचायत मांगली आवास में 1 बार उप सरपंच और 2 बार सरपंच रहे। पत्रकारिता के जरिए कासलीवाल द्वारा उजागर किए गए मुद्दे एवं समाज में उनके कुछ प्रमुख योगदान निम्नानुसार हैं। 1. अन्नपूर्णा रसोई योजना में भ्रष्टाचार को उजागर किया। 2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में पेपर मिसिंग का खुलासा किया, जिसमें राजस्थान की एक ही स्कूल से 5-5 पेपर गायब हुए, जिनका पता तक नहीं कि वे गए तो गए कहां, जिसके चलते उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। अजमेर जिले की मांगलियावास ग्राम पंचायत के 2 बार सरपंच और 1 बार उप सरपंच रह चुके हैं। कासलीवाल की यह एक अद्भुत उपलब्धि है। इसके अलावा जलग्रहण में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए आपको मुंबई के ग्रांड हयात 7 सितारा होटल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ये कासलीवाल के काम की सराहना का ही प्रमाण है। सुरेश कासलीवाल की उपलब्धियों के कुछ मुख्य बिंदु हैं। 2 बार सरपंच, अजमेर जिले की मांगलियावास ग्राम पंचायत के 2 बार सरपंच, 1 बार उप सरपंच। कासलीवाल अजमेर जिले की मांगलियावास ग्राम पंचायत के 1 बार उप सरपंच रहे। नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, जलग्रहण में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए मुंबई के ग्रांड हयात 7 सितारा होटल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला। कासलीवाल द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव न केवल आपके गांव पर पड़ा है, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र को लाभ हुआ है। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने और चेक डैम बनाकर खेतों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने से कुओं का जलस्तर बढ़ना एक अद्भुत परिणाम है। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा कासलीवाल को रेनमेकर कहकर संबोधित करना और उनकी कहानी को पूरे पेज पर प्रकाशित करना उनके काम की सराहना का प्रमाण है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर आवर हीरोज में उनका नाम शामिल होना एक बहुत बड़ा सम्मान है। एडिटर सुरेश कासलीवाल द्वारा प्रस्तावित काम के कुछ मुख्य बिंदु हैं। अंडस्को बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, चेक डैम बनाकर खेतों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना, कुओं का जलस्तर बढ़ाना, जिसके लिए समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें रेनमेकर कहकर संबोधित किया गया। साथ ही द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर आवर हीरोज में कासलीवाल का नाम भी शामिल है। पत्रकारिता के क्षेत्र के उनका काम प्रेरणादायक है और उनकी उपलब्धियों से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। पोलियो अभियान में कासलीवाल द्वारा सुझाई गई अनूठी योजना बनाकर 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की उपलब्धि वाकई प्रशंसनीय है। उक्त योजना ने न केवल गांव के बच्चों को दवा पिलाने में मदद की, बल्कि राज्य सरकार को भी प्रभावित किया। कासलीवाल द्वारा सुझाई गई योजना के मुख्य बिंदु: अंडस्को गांव की मतदाता सूची को आधार बनाना, हर टीचर को 1 से 50 क्रमांक तक के मतदाता की सूची देना, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को चिन्हित करना और उनके नाम और पिता का नाम लिखना, दवा पिलाने के दिन टीचर्स की मदद से बच्चों को ग्राम पंचायत लाना, 2 टीम बनाकर बस स्टैंड पर जाकर आने जाने वाली बसों में मौजूद बच्चों को दवा पिलाना शामिल रहा। कासलीवाल द्वारा सुझाई गई उक्त योजना के परिणामस्वरूप पोलियो अभियान ने 100% उपलब्धि हासिल करना और रोडवेज की बसों में भी जाकर दवा पिलवाने से 155% उपलब्धि हासिल करना वाकई अद्भुत है। राज्य सरकार द्वारा कासलीवाल को 501 रुपये का पोलियो पुरस्कार और सर्टिफिकेट देना उनकी मेहनत का सम्मान है।
इतना ही नहीं, कासलीवाल को समय समय पर जन समस्याओं के मुद्दे उठाने सहित क्षेत्र में अलग हो रही गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए पाठकों के लिए अक्सर अचंभित कर देने वाली खबरें प्रकाशित कर देने में महारत हासिल है। अपने साथी पत्रकारों तथा जूनियर स्टिंगर्स एवं रिपोर्टर्स को भी प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शन करते रहते हैं। साथ ही पत्रकारों के अधिकारों के हितार्थ उनके समर्थन में हमेशा खड़े होते हैं, जिसके चलते कासलीवाल को अजमेर जिले में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कह देने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अजमेर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर बताया कि 14 नवंबर को कवरेज के दौरान टोंक जिले में पीटीआई न्यूज के पत्रकार श्री अजीत सिंह शेखावत एवं कैमरामैन श्री धर्मेंद्र कुमार के साथ उग्र भीड़ ने मारपीट की और उनके कैमरे को जला दिया गया, बेहद निंदनीय है। मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इस घटना को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई करने की मांग आपसे अजमेर प्रेस क्लब से जुड़े समस्त पत्रकार करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कानून कार्रवाई हो ताकि पत्रकार निष्पक्षता के साथ अपना कार्य कर सके तथा कवरेज के दौरान उनको कोई डर व भय न रहे। आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए ताकि सभी पत्रकारों को सुरक्षा मिल सके। साथ ही निवेदन है कि प्रदेश में पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार पत्रकारों से व्यवहार करने हेतु संबंधित विभागों पुलिस थाने के प्रभारी को निर्देशित करने का भी आदेश जारी किया जाए। इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि ब्यावर में भी कुछ समय पहले कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ घटना घटित हुई थी, जिसमें अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस घटना का भी संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश जारी करने का कष्ट करें। आज जिला कलेक्टर महोदय अजमेर को मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन पत्रकार सुरक्षा को लेकर सौंपा गया है। टोंक के अंदर जिस प्रकार से 14 नवंबर को घटना पीटीआई के रिपोर्टर्स के साथ हुई, उसको लेके अजमेर ज़िले के सभी पत्रकारों ने ये ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए ताकि पत्रकार जब फील्ड में अपने कवरेज के लिए जाए तो निर्भय होकर जाए और उनके साथ इस तरह की कोई घटनाएं दुर्व्यवहार ना हो, इसको लेके सख्ती से इसकी पालना करी जाए। साथ ही जो सरकार ने आज से कुछ महीने पहले पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जो सर्कुलर जारी किया था, उसके लिए संबंध में भी निवेदन किया गया है कि उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए ताकि पत्रकार हर डिपार्टमेंट में अपने कवरेज को माकूल व्यवस्था के अनुसार कर सकें। किस तरीके का आश्वासन मिला है? जिला कलेक्टर ने कहा कि जो आप लोगों ने मांग रखी है वो मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाती जाएगी और अजमेर जिले में भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए वे विशेष निर्देश जारी करेंगे। वैसे पहले भी सुरक्षा कानून को लेकर काफी बार पत्रकार एकजुट हुए हैं, मगर अभी तक उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है गहनता से। लगातार इस पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर मांग की जा रही है। कल भी जयपुर के अंदर भी पत्रकारों ने मिलकर इसकी आवाज़ बुलंद की और मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाई। अगर अभी अपनी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का क्या चरण रहने वाला है? ऊपर जैसे भी प्रदेश स्तर से जो अपन को निर्देश मिलेंगे, प्रदेश स्तर पर जितने अपने पत्रकार हैं, जो सीनियर साथी हैं, वो जैसा निर्देश देंगे फिर अपन आगे उस हिसाब से जो भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के 1 साल के कार्यकाल से क्षेत्र की जनता पूर्ण रूपेण संतुष्ट है, जिसका मुख्य कारण यह है कि वो हर मोर्चे पर जनता जनार्दन के हितों को लेकर पूर्णतया सजग है। आज भी उसका एक उदाहरण जब सबके सामने आया तो जनता के मुंह से यही शब्द सुनने को मिले। विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत के आग्रह पर शनिवार को उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी देवमाली विजिट पर पहुंची। विधायक कानावत ने पुष्कर कार्यक्रम में पधारी उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, जिसके चलते आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी देवमाली ग्राम में पहुंची। यहां पहुंचने पर विधायक के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया गया तथा देवमाली में रोपवे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं से जोड़ने और मसूदा से देवमाली तक 4 लाइन रोड के लिए दिया कुमारी जी से निवेदन भी किया, जिस पर उन्होंने इन सभी कार्यों के लिए आश्वस्त किया है।